नमस्कार। आप देख रहे हैं द ईपीएफओ गुरु। हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि हर खबर की असलियत आपके सामने रखते हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ सूचना देना नहीं बल्कि आपकी पेंशन, आपकी जेब, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले, सबसे साफ और पहुंच के साथ आप तक पहुंचाना है। इस चैनल पर आप जो भी अपडेट देखेंगे वो अफवाहों पर आधारित तथ्य और दस्तावेजों पर आधारित नहीं होगा। हमारा फोकस सिर्फ एक है, आपके परिवार का बजट, आपकी मासिक पेंशन और आने वाले पूर्व की आर्थिक सुरक्षा। अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी चाहते हैं तो मिस ना हो तो डैश की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और इस वैज्ञानिक परिवार का हिस्सा बनें। आज की तारीख में हर लाख साथियों के लिए खास खबर हो सकती है कि अपने जवानी बागानों की बस्ती के किनारे में राक्षसों के उद्यमों के बोझ में, भगवान की मिट्टी और खदानों की गहराइयों में गुचाटी और अब बुढ़ापे में ईपीएस 95 पर जीवन चल रहा है। साजिशों से आप जिन सीटों का इंतजार कर रहे थे, जहां आपके लिए नीचे दिए गए चित्र यात्राएं की, इन यथार्थ चित्र राक्षसों के चक्कर और कोर्ट तक की बैटल गर्ल थी। उस लंबे संघर्ष का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये सिर्फ कुछ रुपए बढ़े या घटने का सवाल नहीं है, यह आपके सम्मान, आपके आत्मसम्मान और आपके सुरक्षित बुजुर्ग जीवन का प्रश्न है। आप में से बहुत से मित्र, विशेष रूप से जो हमारे नियमित दर्शक और ग्राहक हैं, पहले दिन से यही मुहिम्मत कह रहे हैं कि मेरी पेंशन पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का क्या असर होगा, मेरी सेवा कितने साल मांगेगी, मेरी जेब में हर महीने कितना आ सकता है और ये सब कब से लागू होगा। आज की ये पूरी कहानी वही छोटी छोटी बातें और वही जिज्ञासा का जवाब है। कोशिश यही रहेगी कि कानूनी और तकनीकी बातें इतनी सरल भाषा में बताई जाएं कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हों या नए दर्शक, सभी के लिए हर बात बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे पहले उस नीम को समझें जिस पर यह पूरी नई व्यवस्था टिकी है। कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया था। इस जजमेंट ने उस पट्टे की सीमा को जंजीर को खोलने की दिशा में बनाया, जिस कारण पेंशन की गणना कृत्रिम रूप से एक छोटी सी सीमा पर रोक दी गई थी। मूल वेतन पर्ची भी हो, पेंशन के लिए केवल सीमित वेतन ही मानती दी गई थी। इस फैसले के पीछे एक दो याचिकाएं नहीं थी, बल्कि देश भर से आई नौकरियां भरी यूनियनों का दबाव और पेंशन धारकों के बीच लंबी लड़ाई थी। लेकिन फैसले के बाद भी तुरंत राहत नहीं मिली। ईपीएफओ की तरफ से लागू करने में देरी, अलग अलग क्षेत्रीय दफ्तरों की अपनी व्याख्याएं, तकनीकी आपत्तियां और फाइलों में उलझे नियम, इन सब ने पेंशन धारकों की परेशानी कम होने के बजाय कई जगह और बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संस्थानों से नए नए मामले फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। समय के साथ इन याचिकाओं की संख्या 40 से भी ज्यादा हो गई। कागज पे ये सिर्फ मुकदमों की गिनती लग सकती है, इन दौसन और राज के समय के साथ मांगे, लेकिन असल में ये उस गहरी नाराजगी और असंतोष की तस्वीर है जो देश भर के पेंशन धारकों के दिलों में थी। जब इतने सारे मामले एक साथ अदालत के सामने आए तो ये साफ हो गया कि यह मसला कुछ गिने चुने लोगों का नहीं, बल्कि पूरे देश के वृद्ध कर्मचारियों की इज्जत और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। क्योंकि पहले जो मूल फैसला आया था वो 3 जजों की बेंच ने दिया था, इसीलिए तय हुआ कि नई याचिकाओं पर अंतिम निर्णय भी 3 जजों की विशेष पीठ ही करेगी। इस नई पीठ ने ईपीएस 95 के सभी मामलों की सुनवाई एक साथ शुरू की। ये औपचारिक या रस्मी सुनवाई नहीं थी। लगातार कई दिनों तक दोनों पक्षों के वकीलों ने कर्मचारियों की ओर से भी और ईपीएफओ की ओर से भी अपने अपने तर्क रखे। हर नियम, हर संशोधन, हर सर्कुलर और हर नोटिफिकेशन को बारीकी से परखा गया। 7 दिन से भी अधिक चली इस मैराथन सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और फिर जो निष्कर्ष सामने आए उन्होंने लाखों पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की एक नई खिड़की खोल दी। अदालत से जो सबसे मजबूत संदेश निकला वो ये था कि सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई कर्मचारी 2004 से पहले रिटायर हुआ हो या 2006 के बाद, 2014 से पहले गया हो या बाद में, सिर्फ तारीख को आधार बनाकर किसी को लाभ देना और किसी को इससे बाहर रखना न्याय संगत नहीं है। सालों तक बहुत से साथियों से यही कहा जाता रहा कि आप फला तारीख से पहले रिटायर हो गए इसलिए आपका केस अलग है, या आप अमुक तारीख के बाद रिटायर हुए इसीलिए आप इस सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पिक एंड चूज वाले रवैया को साफ शब्दों में खारिज कर दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि जिसने इस देश की सेवा की है, जिसने ईपीएफओ के तहत योगदान दिया है, उसके साथ पेंशन के मामले में समान और न्यायपूर्ण व्यवहार होना ही चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने सरकार और ईपीएफओ को संकेत दिया कि सभी पात्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सम्मानजनक और न्यूनतम गरिमा वाली पेंशन सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में नोटिस जारी हुए, जवाब मांगे गए और यहीं से वो 4 स्तरीय फॉर्मूला उभरकर सामने आया जिसकी चर्चा आप मीडिया रिपोर्टों, आंतरिक पत्रों और अदालत की कार्रवाई में लगातार सुन रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी तक इसकी अंतिम आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो खाका बन रहा है वो इतना स्पष्ट जरूर है कि हर पेंशन धारक अपना अपना अनुमान लगा सके कि वो किस श्रेणी में बैठता है।
अब इस 4 स्तरीय प्रस्तावित व्यवस्था को सरल भाषा में समझते हैं। नई सोच के अनुसार पेंशन को ब्रॉडली 4 पार्ट में बांटा जा रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। हर पार्ट में पेंशन धारकों की एक अलग श्रेणी आती है और हर श्रेणी के लिए पेंशन की गणना सेवावधि, सैलरी लिमिट और योगदान के आधार पर अलग अलग बनती है। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। इस श्रेणी में वे साथी आते हैं जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 10 साल या उससे कम मानी जा रही है, यानी उन्होंने न्यूनतम सेवावधि तो पूरी की, जिसके बाद पेंशन का अधिकार बनता है, लेकिन किसी कारण से लंबी नौकरी नहीं कर पाए। कहीं कंपनी बंद हो गई, कहीं प्राइवेट सेक्टर की अस्थिरता ने बीच में रोक दिया, कहीं परिवार या बीमारी के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। जमीन पर जो गणना अभी बहुत से मामलों में चल रही है वो पुरानी सैलरी सीलिंग लगभग 1000 रुपये पर आधारित है। इसी लिमिट पर 10 साल या उससे कम सेवा के लिए जो पेंशन निकलती है वो आज की तारीख में लगभग 1000 से 1600 रुपये मासिक के आसपास बैठती है। हमारे कई दर्शक और सब्सक्राइबर आज भी इस बेहद सीमित राशि पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि महंगाई, दवाई और रोजमर्रा के खर्चों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नई व्यवस्था का उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि इस न्यूनतम स्तर को कुछ ऊपर उठाया जाए, ताकि जिन लोगों ने सीमित समय ही सही लेकिन व्यवस्थित तरीके से योगदान दिया है उन्हें भी कम से कम एक सम्मानजनक आधार मिल सके। अभी राशि कितनी होगी ये अंतिम नोटिफिकेशन के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन दिशा साफ है, सबसे नीचे बैठे पेंशन धारकों को भी थोड़ा मजबूती देना। अब आते हैं पार्ट 2 पर। ये वो श्रेणी है जहां पेंशन धारकों की संख्या काफी बड़ी है। यहाँ वे लोग आते हैं जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 15 साल से लेकर 25 साल तक है। इन्होंने 1.5 से 2.5 दशक तक लगातार योगदान किया, यानी अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा EPFO के तहत नौकरी करते हुए गुजारा, लेकिन 30 या 35 साल की लंबी सेवा तक नहीं पहुंच सके। ये वर्ग अधिकतर प्राइवेट सेक्टर, ठेका व्यवस्था और छोटी बड़ी कंपनियों से जुड़ा रहा है, जहां नौकरी की स्थिरता कम होती है। इस श्रेणी के लिए भी गणना का आधार अधिकतर वही 1000 रुपये की सैलरी सीलिंग मानी जा रही है, जब तक कि किसी ने अलग से हायर पेंशन ऑप्शन ना अपनाया हो। अनुमानित रूप से देखा जाए तो लगभग 15 साल सेवा वाले पेंशन धारक के लिए पेंशन करीब 3500 के बीच बनती दिखाई देती है। अगर सेवा अवधि 20 साल के आसपास है तो ये राशि लगभग 4500 तक पहुंच सकती है, और जो साथी 25 साल तक EPFO के तहत नौकरी करते रहे हैं उनके लिए पेंशन लगभग 5500 से लेकर 7000 रुपये के आसपास बैठ सकती है। ये वर्ग ऐसा है जहां पेंशन ना तो इतनी कम है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाए, और ना इतनी अधिक कि हर जरूरत आराम से पूरी हो सके। किराया, दवाई, बिजली, घरेलू सामान और बच्चों पोते पोतियों के लिए कुछ छोटी मोटी मदद, सबके बीच महीने भर का बजट बहुत तंग होकर चलता है। यहाँ हमारे सब्सक्राइबर अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या पार्ट 2 वालों की पेंशन में भी कोई बड़ा उछाल आएगा या सिर्फ मामूली सुधार होगा। हकीकत यह है कि अभी जो संकेत हैं उनमें इस वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन कितनी होगी ये सरकार और EPFO के अंतिम फॉर्मूले पर निर्भर करेगा। इतना जरूर है कि अदालत के साफ संदेश के बाद इस वर्ग के साथ सिर्फ तारीख के आधार पर भेदभाव करना अब संभव नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे चर्चित पार्ट 3 की। ये श्रेणी उन पेंशन धारकों के लिए है जिनकी पेंशन योग्य सेवा 30 साल या उससे अधिक है, खासकर 30 से 35 साल और उससे आगे तक। इन साथियों ने अपनी पूरी जबानी और पूरा कामकाजी जीवन EPFO प्रणाली के तहत नौकरी करते हुए गुजारा। यही वे लोग हैं जिन्होंने दशकों तक ये मांग उठाई कि उन्हें एक फिक्स न्यूनतम पेंशन मिले जिस पर DA अलग से जोड़ा जाए, ताकि बुढ़ापे में वे दूसरों पर निर्भर ना हो। यहीं से 7500 रुपये फिक्स बेसिक पेंशन प्लस DA वाला फॉर्मूला सामने आता है। रिपोर्टों के अनुसार जिन लोगों की पेंशन योग्य सेवा लगभग 30 साल के आसपास है उनकी पेंशन करीब 7500-8000 के बीच बैठ सकती है, जबकि जिनकी सेवा 35 साल या उससे अधिक है उनके लिए 7500 रुपये फिक्स बेसिक पेंशन के ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने की बात की जा रही है। ये वही मांग है जो EPS 95 के मंचों, धरनों, ज्ञापनों और बैठकों में सालों से गूंजती रही है, और हमारे कई दर्शक और सब्सक्राइबर भी इसी मांग को लेकर लगातार सवाल करते रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखना जरूरी है, 7500 प्लस DA वाली सुविधा हर किसी को अपने आप नहीं मिल जाएगी। ये लाभ उन लोगों के लिए माना जा रहा है जिन्होंने सचमुच 35 साल या उससे ज्यादा पेंशन योग्य सेवा दी है और जिनका पूरा रिकॉर्ड EPFO की फाइलों में साफ साफ दर्ज है। अगर किसी ने 31, 32 या 33 साल सेवा की है तो पार्ट 3 में तो जरूर आएगा, लेकिन 7500 वाले फिक्स फॉर्मूले के लिए अलग मानदंड हो सकते हैं। इसीलिए हर साथी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने सर्विस रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट और हर महीने कटे योगदान को ध्यान से मिलान कर ले। छोटी सी गलती या मिसमैच आगे चलकर पेंशन की गणना में बड़ा फर्क डाल सकता है। अब आते हैं पार्ट 4 पर, जो सबसे आकर्षक भी है और सबसे तकनीकी भी। ये श्रेणी उन पेंशन धारकों की है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हायर पेंशन ऑप्शन चुना है या चुनने की प्रक्रिया में रहे हैं। इस विकल्प के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पुराने लिमिटेड सैलरी पर नहीं बल्कि वास्तविक सैलरी पर अंशदान करते हैं। यानी अगर किसी की सैलरी 30,000 या 40,000 है तो पूरा योगदान उसी पर आधारित होता है, सिर्फ 15,000 की लिमिट पर नहीं रुकता। बदले में पेंशन की गणना भी उसी वास्तविक औसत वेतन के आधार पर होती है। पार्ट 4 का मूल विचार सरल है।
आपकी औसत वास्तविक सैलरी की लगभग आधी पेंशन। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने लगभग 35 साल तक योगदान किया और उसकी औसत सैलरी 30,000 रुपये रही, तो अनुमानित तौर पर उसकी पेंशन लगभग 16-17 हज़ार रुपये के आसपास बन सकती है। अगर औसत सैलरी 25,000 रुपये है तो पेंशन 12,000 से 13,000 के बीच जा सकती है। इसी तरह 50,000 रुपये औसत सैलरी वाले व्यक्ति की पेंशन लगभग 24-25 हज़ार रुपये तक पहुंच सकती है, और बशर्ते कि हर पेंशन का विकल्प सही तरीके से चुना गया हो और सारा योगदान नियमों के अनुसार जमा हुआ हो। कई साथी, जिनमें हमारे सब्सक्राइबर भी शामिल हैं, ये पूछते हैं कि क्या हायर पेंशन व्यवस्था पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह है। बिल्कुल वैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ योगदान पर आधारित है, लेकिन सैलरी का लगभग आधा हिस्सा पेंशन वाला विचार ओपीएस जैसी सुरक्षा का एहसास जरूर देता है। फर्क इतना है कि ओपीएस में पेंशन पूरी तरह सरकार की गारंटी और डीए लिंक्ड फॉर्मूले से आती थी, जबकि यहाँ आपके द्वारा किए गए वास्तविक योगदान और सेवावधि के अनुपात में लाभ तय होगा। अब अगला बड़ा सवाल, ये सब कब से लागू होगा और क्या ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा?